आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, नमस्कार सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर। नमस्कार। आप चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के पैसे से। जी सर। ओके। ये वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है इतनी धीमी क्यों है? सर वैक्सीनेशन की रफ्तार में वैक्सीन का जो प्रोडक्शन एक बड़ा इश्यू है सर। वैक्सीन का प्रोडक्शन ओके। हमारी मांग के अनुसार नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा, जब हमारे पास वैक्सीन थी नहीं तो फिर हमने 18+ के लिए क्यों शुरू किया? क्या आवश्यकता थी इसकी? सर कोरोना की ये जो भयावहता को देखते हुए 18 से 44 साल तक शुरू करना तो अनिवार्य था सर। हमारे पास जितने भी संसाधन थे उनसे हमने शुरू करने का प्रयास किया और बहुत से जनसंख्या के बड़े भाग को लगाई भी है सर हमने। हाँ, दरमियान इसके कच्चा माल जो हमें अंतर्राष्ट्रीय कुछ और देशों पर हमें निर्भर रहना पड़ रहा है, वहां से कच्चा माल हमें सप्लाई हो नहीं पाया। इस वजह से इस प्रोडक्शन को हम बरकरार नहीं रख पाए सर। मुझे आशा है कि बहुत जल्दी हम इसको ठीक कर लेंगे सर। ओके। कौन सी वैक्सीन अच्छी है? सर वैक्सीन जो भी अभी भारत में अवेलेबल है, तीनों वैक्सीन अच्छी है सर। बजाय इसके ये देखने के कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, जो जल्दी से अवेलेबल हो पाए वो हमारे लिए सबसे अच्छी है। ओके। लेकिन तकनीकी दृष्टि से देखें तो कोविशील्ड जो हमारे यहाँ पे काफी संख्या में लगाई गई है, कुछ ऐसे देश है जिससे जो इससे परहेज करते हैं। आपको जानकारी है? जी सर। सर कुछ यूरोपियन देशों में ऐसा कहा जा रहा है कि इसे क्लॉटिंग की समस्याएं हो जाती है और हार्ट अटैक जैसी कुछ बीमारियों की वजह से कुछ मौतें भी हो जाती है। लेकिन जो डाटा कहते हैं सर ये बहुत माइन्यूट है और जिसको इग्नोर किया जा ठीक है। सकता है। क्लोटिंग की समस्या किस एज ग्रुप में ज्यादा होती है? सर क्लॉटिंग की समस्या किसी एज ग्रुप विशेष से अगर संबंध रखती है तो मुझे इसके बारे में पूरा पता नहीं है सर। क्षमा चाहूंगा सर। कुछ देशों ने 60+ को या 50+ को कोविशील्ड लगाना अच्छा माना है, लेकिन 18+ वालों के लिए मना किया। उन देशों का नाम जानते हैं आप? क्षमा कीजिएगा सर, मैं अवेयर नहीं हूँ सर। ओके। चलिए, स्पुतनिक को परमिशन मिल गई है और जी सर। बाकी मेडिसिन को नहीं मिली है, बाकी वैक्सीन को। क्या वजह है इसकी? सर स्पुतनिक के ट्रायल हमारे यहाँ ट्रायल भी हुए सर कुछ। और दूसरा ये भी है सर कि स्पुतनिक सबसे पहले लॉन्च हो गया था। भारत ने इसके लिए प्रयास भी किया है और इसके साथ में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को भी हमने ईयूए परमिट कर दिया है और ये भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी सर। कुछ और अवसंरचना से संबंधित कुछ और समस्याएं हैं सर, जैसे फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के लिए हमें बहुत लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें अवसंरचना के विकास की भी आवश्यकता है सर। तो ऐसे में ओके। स्पुतनिक भी हमारे लिए सहज थी। ठीक है, समझ गया मैं। थर्ड वेव की बात चल रही है, कब आएगी? सर सटीक अनुमान तो लगाना इसके लिए बहुत मुश्किल है सर कि थर्ड वेव कब आएगी। अ, जरूरी यह है कि हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम फॉलो करते रहें ताकि थर्ड वेव आवे ही नहीं। प्रयास ये होना चाहिए थर्ड सर। वेव नहीं, साइंटिफिक दृष्टि से क्या जरूरी है 3 वेव आए? नहीं, ऐसा वेव की संख्या किसी महामारी के लिए जरूरी नहीं कि इतनी वेव आएगी ही। अगर हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और वैक्सीनेशन को दर को बहुत अच्छा कर ले तो हो सकता है शायद थर्ड वेव आवे ही नहीं सर। चलिए, मुझे ये बताइए आप कि अलग अलग, जैसे हम इनिशियली जब वो कोरोना की ये महामारी शुरू हुई थी, उस समय हमने 60+ वालों को काफी, मतलब उसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट हमने समझा था। उसके बाद हमने 18+ वालों को भी समझा कि प्रभावित करती है। अब ये क्या वजह है कि हम बोलते हैं कि अगली वेव आएगी वो बच्चों को प्रभावित करेगी? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है क्या? सर साइंटिफिक रीजन तो नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है उसमें ये लग रहा है कि हमने सबसे पहले टीकाकरण के लिए जो लाभार्थी वर्ग है वो 60+ को अपन ने निर्धारित किया था और जो फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर को अपन ने डिसाइड किया था। तो एक उस जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को हमने वैक्सीनेट कर दिया सर। 18 से हम्म। 44 साल का जो वर्ग है उसको हम वैक्सीनेट नहीं कर पाए सर, तो खतरे में ये जनसंख्या थी। और अब ये कहा जा रहा है कि जैसे अच्छा जब कि थर्ड वेव आएगी तब तक 18 से 44 साल की जनसंख्या को भी बहुत हद तक हम वैक्सीनेट कर चुके होंगे सर। तो ऐसे में जो खतरा रहेगा वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों में दिखाई दे सकता है सर, क्योंकि उसका बहुत बड़ा भाग क्या, मुझे लगता है कि अभी तक तो उसके वैक्सीनेशन के बारे में हमने सोचा ही नहीं है। सोचा नहीं है, हमने शुरू किया है।
हाँ नहीं, यही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या वजह, कि केवल क्या म्यूटेशन की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है, और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि केवल वैक्सीनेशन की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी इस एज ग्रुप में। ठीक है। मुझे आप ये बताइए कि होम्योपैथी अच्छी है कि एलोपैथी? सर होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों ही अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार दोनों ही अच्छी है सर। तो लेकिन फिर विवाद वैज्ञानिक क्यों हो रहा है? दृष्टिकोण से। या जी सर, बोलिए, मैं आप सुन नहीं बोलिए। पाया, वापस आप बताएंगे सर। विवाद किस वजह से है? फिर दोनों अच्छी है तो विवाद तो होना ही नहीं चाहिए फिर। सर होम्योपैथिक और एलोपैथिक के बीच में ऐसा कोई विवाद है, इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ सर, क्षमा चाहूंगा। अभी हाल ही में बाबा रामदेव एक योगाचार्य हैं और काफी प्रसिद्ध भी हैं, उनके बीच में और आपके आईएमआर आईसीएमआर के बीच में एक बड़ी बहस हुई थी काफी लंबी समय तक। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ मैं सुन नहीं आप पाया सर, शायद बीच में। बाबा रामदेव ने एक वक्तव्य दिया था, उसके बाद आपके एलोपैथी के बड़े जो पक्षधर हैं वो उन्होंने विरोध भी किया था, आईसीएमआर इन लोगों ने। जानते हैं उसके बारे में? जी मैं जानता हूँ सर, वो मैं क्षमा चाहूंगा सर, बाबा रामदेव जी आयुर्वेद का समर्थन कर रहे थे सर, यस होम्योपैथी का यस शायद यस, नहीं कर रहे आयुर्वेद का, सॉरी, होम्योपैथी का नहीं, आयुर्वेद का, हाँ। थे। तो जी। क्या क्या वजह अ, है इसके पीछे? सर आप इस विवाद के पीछे की वजह जानना चाहते हैं हाँ। सर? अपनी अपनी पैथी को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की ये जो प्रयास है, ये इसमें मुझे लगता है कि इसके पीछे एक वजह है सर। वैसे दोनों ही पैथी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी है सर, और जो ओके। वैज्ञानिक। जी। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम जो है, उसके लिए कौन कौन सी ऐप कृष्ण गोपाल अभी जी। ऑन गोइंग है, फंक्शनल है, ये बताइए मुझे। क्षमा कीजिएगा सर, मैं ठीक से सुन नहीं पाया सर, वापस एक बार क्वेश्चन दोहरा पाए आप तो। किसी किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाना हो तो वो किन किन ऐप्स को डाउनलोड अपने मोबाइल में करके रखना चाहिए उसे? जी सर। सर एक तो कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, और राज कोविड इन्फो ऐप, इन तीन ऐप पर आराम से अपन रजिस्टर कर सकते हैं उमंग ऐप के बारे में जानते हैं? सर। जी, उमंग ऐप से भी हम कर सकते हैं सर। चलिए, नर्सेज के पदनाम को लेकर कुछ चेंजेस हुए हैं अभी आपके? जी, अभी कुछ समय पहले हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, नर्स ग्रेड सेकंड और नर्स ग्रेड फर्स्ट जो पद नाम है, इनको नर्सिंग ऑफिसर सेकंड और फर्स्ट में परिवर्तित किया था। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे इसके नाम परिवर्तन से अभी? सर नाम परिवर्तन से कोई आमूलचूल ऐसा बड़ा परिवर्तन आने की अपेक्षा तो मैं नहीं रखता सर इससे, लेकिन कार्य वही है सर, वही कार्य करना है सर। कार्य की प्रकृति में भी कोई बड़ा परिवर्तन आने की उम्मीद मुझे इससे नहीं है। ठीक है। आपसे मेरा अंतिम सवाल है, सरकार की अभी 7 साल पूरे हुए हैं, पिछले एनडीए गवर्नमेंट ने 5 साल का टेन्योर पहले किया था, 2 साल का अभी किया है। 7 साल की मुझे कुछ उपलब्धियां बताइए आप। जी सर। सर 7 साल की बड़ी उपलब्धियों में महिलाओं से संबंधित कुछ ऐसे जो प्रावधान और कुछ ऐसे फैसले हुए हैं, वो मुझे थोड़ा से ठीक लगते हैं सर इसमें। जैसे महिलाओं से संबंधित कुछ प्रावधान में, सॉरी सर मैं अभी तुरंत तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपने अभी अभी मोदी जी ने। स्वास्थ्य, जी जी, आप आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र से कुछ बताइए जो आपको लगता है कि बड़ी एक अच्छी पहल है। जी सर। सर एक आयुष्मान भारत नाम की जो स्वास्थ्य बीमा स्कीम जो लेके आए थे, हमारी सरकार ने लेके हाँ। आई है सर, वो स्कीम एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूर है सर। इसके अलावा एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी एक लेके आई है भारत सरकार, वो भी हमारे ठीक है। स्वास्थ्य अवसंरचना के डिजिटलीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ओके। चलिए, मुझे आपसे मैं पूछूं कि मिड डे मील स्कीम है, जो एक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई स्कीम भी मानी जा सकती है, इसके क्या जी प्रभाव हैं समाज पर? आप मुझे संक्षेप में केवल प्रभाव समझाइए। जी सर। सर मिड डे मील स्कीम से बच्चों में कुपोषण के स्तर में सुधार हुआ है सर। ओके, एक हो और गया। बच,
बच्चों के स्कूल के जो ड्रॉप आउट और लेफ्ट आउट है उसको हम कम कर पाए सर। 2 हो गया। और सर अभी मैं 2 रिकॉल कर पा रहा हूँ। अभी आप 2 रिकॉल कर पा रहे हैं। चलिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क, अंतिम सवाल है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का एक बहुत बड़ा प्रभाव समाज पे पड़ा है, मुझे कौन सा आपको नजर आता है? अंतिम सवाल है मेरा आपसे। सर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना से एक जनता में स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय के लिए एक आशंका हमेशा बनी रहती थी सर। उस आशंका का बहुत हद तक उस आशंका से निजात हमारी राजस्थान की सरकार ने योजना से पाई है। ठीक है, ठीक है, ओके, कौन सा शुरू कीजिए। कृष्ण गोपाल जी, ये वैक्सीन के बारे में काफी सवाल आपसे पूछे गए थे। मैं ये जानना चाह रहा था कि वैक्सीन का निर्माण किस प्रकार से होता है, क्या स्टेजेस फॉलो करते हैं इसमें? जी, वैक्सीन के निर्माण में 5 स्टेजेस ऐसी है जिनको फॉलो हर वैक्सीन के निर्माण में किया जाता है सर। जिसमें पहले तो रिसर्च वर्क होता है सर, फिर प्री क्लिनिकल एक स्टेज है, फिर क्लिनिकल स्टेज है जिसमें और 3 फेज है, अलग अलग फेज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद में इसका उत्पादन है सर। उत्पादन के बाद में उसकी मॉनिटरिंग और क्वालिटी मेंटेनेंस के ये कुछ स्टेजेस हैं जिनको हर वैक्सीन निर्माण में फॉलो करना है। तो वर्तमान में जो वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये जो भारत की है, ये किस प्रकार की वैक्सीन है? ये ट्रेडिशनल वैक्सीन है या कुछ इसमें मॉडर्न टेक्निक यूज हुई है? तो इसमें कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है तो वो एक प्रकार की ट्रेडिशनल वैक्सीन है। लेकिन जो कोविशील्ड है वो ट्रेडिशनल वैक्सीन से कुछ अलग प्रकार की वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसमें एक एडिनो वायरस नाम के वायरस को माधुरी जी, क्या हुआ? शायद कृष्ण गोपाल जी कट गए हैं, लाइन चिपक गई आवाज। एक हेलो बार। हाँ, हाँ, हाँ। जी, आपकी आवाज नहीं आई थी सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी जी, आप वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहे थे। जी सर, मैं बता रहा था कि कोवैक्सीन वैक्सीन ट्रेडिशनल प्रकार की वैक्सीन है सर, जो एक एटेन्यूएटेड वायरस से बनी है सर। जबकि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर प्रकार की वैक्सीन है, जो नॉन ट्रेडिशनल टाइप है एक प्रकार का, जिसमें एडिनो वायरस को एक वायरस वेक्टर की तरह उपयोग में लेकर हमने इस वैक्सीन का निर्माण किया है। ज्यादा सेफ कौन सी होती है इनसे? सेफ्टी के स्तर पर तो दोनों ही सेफ साबित हुई है सर, और कोई 0.03% और 0.04% इससे कुछ एडवर्स रिएक्शंस देखी गई है, जो लोग दोनों में लगभग समान है सर। तो दोनों की अच्छा, समान सेफ्टी। ये कहते हैं कि वैक्सीन एक बार लग गई तो लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है वो 3 मंथ तक की ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो क्या कुछ वैक्सीनेशन निर्माण में कुछ कमी रही है या फिर इसको समझ नहीं पाए हैं? क्षमा चाहूंगा सर, मैं हर प्रकार की वैक्सीन के लिए एंटीबॉडीज और उनके कितने समय तक हमें सेफ्टी मिलेगी इसके लिए अलग अलग है सर। कोई ऐसी वैक्सीन भी है जो जिंदगी भर के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, कुछ वैक्सीन ऐसी भी है जो हमें हर साल में बूस्टर उनकी लगवानी पड़ती है। और अभी इस कोरोना बीमारी की जो भी वैक्सीन बनी है सर, इनके बारे में अभी पूर्ण डाटा हमारे पास में नहीं है। समय निकलने के साथ ही हमें पता चल पाएगा कि ये कितने समय तक प्रभावी रहती है। काफी वेस्टेज हुई है वैक्सीन के बारे में, न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने। क्या कारण रहे इसके पीछे? जी सर, सर वैक्सीनेशन के ये दौर जब हमने शुरू किए जनवरी में, तो उस समय थोड़े से कुछ कमियां, कुछ लापरवाहियां स्वास्थ्य में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी रही सर, और उस वजह से भी ऐसा हुआ है सर। वैक्सीन वाइल में खोलने के 4 घंटे बाद में इनको डिस्कार्ड करना होता है, और इस समय जहां वैक्सीनेशन किया जा रहा था वहां पर शुरू में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। इसके अलावा कोविड वैक्सीन पे रजिस्ट्रेशन के बाद में कई जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले लाभार्थी है वो नहीं पहुंच पाए, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी वैक्सीन वेस्टेज हुई है। गांव में देखा गया कि शुरू में अरुचि रही, तो अगर आप किसी क्षेत्र के एसडीएम हैं और मारवाड़ी में उनको समझाना चाह रहे हैं कि वैक्सीन बहुत आवश्यक है, तो थोड़ा बताइए। जी सर,
भाइयों, वैक्सीन कोई नवी चीज तो है कोई नहीं। वैक्सीन तो अपना चर हमेशा लगाता आया हूँ। और अपने जाना कि पोलियो जड़ी घातक बीमारी जो थी वह बच्चों में आजकल है नहीं। जैसे जड़ी बीमारियां जिन्हों पर वैक्सीन बिल्कुल समूल नाश करे। वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो अगर किसी बीमारी अपने अवेलेबल हो जाए तो अपने बीमारी समूल नाश के बारे में सोच सका। और वो अपना सौभाग्य है कि कोरोना वैक्सीन अपने अवेलेबल हो चुकी है और अपने देश में बन रही है। और एक अच्छा सौभाग्य की बात है। और विन में पचा अपने भी नहीं लगावा तो इनू बड़ा दुर्भाग्य कहीं बेच सके। अपने अवेलेबल अपन नहीं लगा पाओ। हमारे दुनिया में बहुत सारा ऐसा देश है जो चाहने भी वे अवेलेबल नहीं करवा पावे। तो मैं आप सबको एक अपील करूं कि आप भी लगवाओ और भी लगवाओ। सबने मोटिवेट करो। केवल इन बीमारियों बचना अपने पास में प्रभावी साधन है जो वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन में बारे में कोई तरह शंका मत रखो। मैं सब भी लगवा चुका हूँ और आप सबने भी जरूर लगवानी चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, राजस्थान सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाएं हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो बताइए। जी सर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और रात्रि योजना। सर अभी मैं ये चिरंजीवी योजना आप बता रहे हैं, क्या फ्लैगशिप योजना है ये? सर मैं कंफर्म तो नहीं हूँ सर, मुझे ऐसा याद आ रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, भारत सरकार जो योजना चला रही है उनको कहते हैं लाइट हाउस ही, और इनको बोलते हैं फ्लैगशिप। तो क्या फर्क है इनमें, लाइट हाउस फ्लैगशिप? क्या ऐसे ही अच्छे नाम दिए जा रहे हैं इनको, या कुछ विशेष चीज छुपी होती है इनमें? क्षमा कीजिएगा सर, मैं अवेयर नहीं हूँ सर। दोनों में अंतर के लिए मैं अवेयर नहीं हूँ। किसी योजना को हम फ्लैगशिप योजना कहते हैं तो क्या चीजें उसमें ध्यान रखी जाती है? कुछ विशेष होता होगा, क्या विशेष होता है फ्लैगशिप योजना में, ये जानना चाह रहे थे। सर फ्लैगशिप योजनाओं में हर जिले में जो जिलाधिकारी है या जिलाधीश जो है उस योजना के नोडल अधिकारी की तरह कार्य करते हैं सर। हर सप्ताह में उनकी रिपोर्ट ली जाती है योजना के बारे में और उस योजना को धनाभाव नहीं हो और निरंतर उनको फंडिंग जारी रहे, ऐसा प्रयास किया जाता है। हाँ, तो पहले वाले सवाल का जवाब यही है, आप बिल्कुल सही जा रहे थे। अच्छा, तो आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी पुस्तकें पढ़ना, विशेष रूप से जो फिक्शंस हैं, हिंदी उपन्यास है वो पढ़ना है सर, और लघु कथा लिखना है। किस प्रकार की किताब पढ़ते हैं? उपन्यास में पढ़ता हूँ सर, विशेषकर प्रेमचंद जी के कुछ उपन्यास मैंने पढ़े हैं और भी कुछ लेखकों के उपन्यास पढ़े हैं। तो अभी तो आपने फ्रिक्शन बताया, क्या प्रेमचंद जी फ्रिक्शन पे लिखते थे, या मैंने ऐसा पढ़ा है कि वो गांव के परिवेश से संबंधित चीजें लिखते थे जैसे, तो कौन सी बात सही है? फिक्शन, उपन्यास को ही शायद फिक्शन कहते हैं जहां तक मुझे पता है सर। और दूसरा वो गांव के बारे में भी लिखते थे, उनका मुख्य विषय गांव और गांव के आसपास के वातावरण और सामाजिक समस्याएं रहती थी। तो मैं दोनों बातों से सहमत हाल ही में कौन सी किताब पढ़ी है आपने? सर अभी मैं एक सेवा सदन नाम का एक उपन्यास है सर, वो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, पूरा नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, नरेंद्र सिंह जी, नंदू सिंह जी, नेक्स्ट मेंबर है या मैं कंटिन्यू रखूं? हिमांशु जी है ना? हाँ हिमांशु जी है। जी, तो हिमांशु जी फिर आरंभ करें आगे। जी, कृष्ण गोपाल जी, आवाज आ रही है आपको? जी नमस्ते सर, आवाज आ रही है। नमस्ते कृष्ण गोपाल जी, कैसे हैं आप? हिमांशु सर वीडियो ऑन कर लो अगर पॉसिबल हो तो। वीडियो में एक्चुअली छत पे हूँ, लाइट इतनी आ नहीं रही है यहाँ पे, ये वॉइस ही हो पाएगा। ओके। हाँ जी सर, आप पाली से आते हैं, पाली का कुछ आर्थिक महत्व समझाइए। जी सर। सर पाली का जो टेक्सटाइल उद्योग है पाली के लिए और राजस्थान के लिए जीडीपी में एक बड़ा योगदान देता है सर। और यहाँ की कृषि की कुछ उपजें जिसमें तिल और तिलहन जो उपज है राजस्थान में, यहाँ सर्वश्रेष्ठ उत्पादन पाली में होता है सर। इसके अलावा सर कृषि उत्पाद और इन उद्योगों के अलावा सर यहाँ के कुटीर उद्योग भी बहुत सारे हैं सर, जो पाली की और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। आपने टेक्सटाइल उद्योग की बात की, तो पाली का टेक्सटाइल उद्योग कुछ नेगेटिव न्यूज में भी काफी रहता है, कहने का मतलब प्रदूषण को लेके काफी न्यूज में रहता है एनजीटी के मामलों में। क्या समस्या है इसमें, कुछ प्रकाश डालिए आप।
सर यहाँ जो टेक्सटाइल इकाइयां हैं उनके द्वारा जो एफ्लुएंट जो पैदा होते हैं उन एफ्लुएंट को यहाँ नदी में सीधे डाल दिया जाता है और वो यहाँ की भूमि को और यहाँ के जो जलाशयों को प्रदूषित कर रहा है। ये एक बड़ी समस्या है सर, जिसके बारे में बहुत सारे प्रावधान हुए भी हैं और निरंतर इसमें सफलताएं मिल भी रही है। वर्तमान में बांडी नदी में जो इतना प्रदूषण है उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ बता पाएंगे आप? जी सर, सर बांडी नदी में प्रदूषण को ठीक करने के लिए यहाँ पर 6 सीईटीपी कार्यरत है सर, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर कार्यरत है सर। इसमें से एक को जेडएलई से थोड़े दिनों पहले अपग्रेड किया गया है और अभी आज ही पेपर में सर एक प्लांट को और जेडएलई से जोड़ा जा रहा है, जल्दी यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। इसके बाद में मुझे लग रहा है कि अगर सारे ही प्लांट जेडएलई से जोड़ दिए जाएंगे और यहाँ एसटीपी अगर शुरू हो जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इसको बांडी नदी के प्रदूषण को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। क्या आपको लगता है ये कारगर साबित हो रहे हैं प्रयास, या सिर्फ कागजों में बड़ी बड़ी योजनाएं ही नजर आ रही है? नहीं सर, मैं बड़े उत्साह के साथ कहना चाहूंगा सर, ये कारगर हो रहे हैं प्रयास और जेडएलडी के आने के बाद में लिक्विड डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं होगा तो इस समस्या पर बहुत प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकेगा सर। ठीक है। अच्छा, आपकी हॉबी है पुस्तकें पढ़ना और लघु कथा लिखना, जैसा कि आपने बताया आप प्रेमचंद के लिखे जो है नॉवेल वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा और किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं आप? सर अधिकतर मैंने उपन्यास ही पढ़े हैं सर, अच्छा, अलग अलग लेखकों के उपन्यास। जी। अच्छा, उपन्यास केवल हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ते हैं आप? इंग्लिश में कुछ ऑथर्स के, जिसमें चेतन भगत है और पॉल कॉलो है, इनके उपन्यास मैंने इंग्लिश में भी पढ़े हैं। अच्छा, चेतन भगत का कौन सा फेवरेट है आपका उपन्यास? फेवरेट तो चेतन भगत का मैंने पढ़े जरूर है, लेकिन इनके बहुत ज्यादा अच्छे उपन्यास मेरे को नहीं लगे। हाँ, पॉल कॉलो के कुछ उपन्यास मुझे अच्छे लगते हैं। तो एक दो नाम गिना दीजिए। पॉल कॉलो का अल्केमिस्ट है सर, वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई और 11 मिनट्स, ये कुछ उपन्यास है जो मुझे अच्छे लगे। एल्केमिस्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं राइटर? जी सर, सर अल्केमिस्ट में एक नायक है, नायक ने जो प्रयास किया है अपने उन प्रयासों से, सॉरी सर मैं एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत समय पहले पढ़ा सर मैंने, मैं क्षमा चाहूंगा सर। कोई दिक्कत नहीं, कुछ आप सारांश बता दीजिए, मतलब एक क्या शिक्षा मिलती है ये बता दीजिए आप। चलिए। जी सर, इसमें सुकून और अपशकुन की जो बातें हैं उसको थोड़ा सा इसमें विवेचना की गई है और जो नायक के प्रयासों से उसको जो सफलता मिलती है और जो सफर का जो आनंद होता है किसी भी मंजिल को पाने के लिए, वो इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है सर। मैं इतना ही अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ इसके बारे में। चलिए ठीक है। लघु कथाएं आप लिखते हैं? जी सर। क्या अंतर है लघु कथा और एक जो है कथा होती है उसमें, शॉर्ट स्टोरी और स्टोरी में क्या फर्क है मेनली? जी सर, सर शॉर्ट स्टोरी और स्टोरी यानी लघु कथा और कथा में जो बड़ा अंतर है वो एक जैसे एक लघु नाटक और एक बड़े नाटक में जैसा होता है वैसा ही है सर। बहुत एक सीमित शब्दों में लिखी गई एक ऐसी रचना जिसमें एक ही दृश्य हो और एक जो घटना है उसी का वर्णन किया जाए और कुछ ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक एक वाक्य हो जिससे जो विशेष संदेश जो लेखक देना चाहे वो उसे दे सके सर, उसे लघु कथा कहें। ठीक है। आपका कोई फेवरेट शॉर्ट स्टोरी राइटर है जिसे आप पसंद करते हैं? जी सर, सर एक मधुसूदन वैष्णव करके एक है शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ये मुझे अच्छा, उनकी मैंने कुछ कहा। उनकी कोई एक आध शॉर्ट स्टोरी का टाइटल याद हो आपको तो? जी सर, सर एक बाल श्रम पे उनकी एक छुटकू करके एक लघु कथा थी, वो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है। आपको क्या लगता है आपने जो लघु कथाएं लिखी है उसमें आपकी फेवरेट कौन सी है? सर मेरी फेवरेट एक द्रौपदी करके एक लघु कथा थी जो मैंने बहुत समय पहले लिखी, वो मुझे अच्छी लगती है। वैसे मुझे मेरी लिखी हुई सारी कथाएं मुझे ठीक लगती है। ठीक है। महाभारत जो है उसमें द्रौपदी का क्या रोल है, मैम कुछ सीमित शब्दों में बताइए। जी सर,
सर द्रौपदी का रोल सर इसमें जो अन्याय है, अन्याय को उजागर करने में मुझे लगता है कि बड़ा रोल था सर। जो कौरवों का जो अन्याय था, अत्याचार जो था सर, उसको सतह पर लाए और उनको पांडवों के और श्री कृष्ण के ध्यान में लेकर आने का प्रयास जो द्रौपदी ने किया सर, वही महाभारत का सेतु बना सर। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल आपसे, बुक्स के बारे में एक वाक्य प्रसिद्ध है इंग्लिश में, कहा जाता है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। इसका आप भावार्थ बता सकते हैं? जी सर, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड, सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। यदि आप भावार्थ बता पाए। जी सर, सर मैं से ये समझ पाया हूँ कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको अंतरतम में उतारने के लिए उनको बार बार पढ़ना या बार बार उन पर विचार किया जाना जरूरी है। वो पुस्तकें तो चूर की जानी चाहिए और धीरे धीरे उनको डाइजेस्ट किया जाना चाहिए। कुछ पुस्तकें ऐसी भी होती है जिन पर बहुत ज्यादा समय व्यय करने की जरूरत नहीं है, वो केवल एक सीधा सा मैसेज देती है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। संभवतः शायद ये इसका सारा अर्थ मुझे ये समझ में आया। ओके ओके, हो गया सर मेरी तरफ से। थैंक यू कृष्ण गोपाल जी। जी सर, आपने कहा कि तिलहन उत्पादन में पाली सबसे आगे है, क्या तिलहन में क्या उत्पादित होता है आपके यहाँ? सर तिल यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं सर। तिल के अलावा अरंडी भी है सर, तारामीरा भी है। ओके, विशेष तिल ज्यादा होता है। इसके अलावा तिल कहाँ कहाँ उत्पादित होता है? आप केवल जिलों का नाम बता दीजिए मुझे। सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं इसके बारे में। चलिए दलहन की बात करते हैं। मूंग कहाँ उत्पादित होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा? सर मूंग भी पाली में अच्छे उत्पादित होते हैं सर। पाली के अलावा कहाँ होता है? पाली के अलावा, चलिए आप मुझे बता दिए, पाली के शॉर्ट में अलावा आंसर देना। आपने यूरिया के बारे में सुना होगा, आपके यहाँ तिलहन भी खूब होता है। यूरिया क्यों नहीं देते हैं तिलहनी फसलों में? जी सॉरी सर, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। चलिए यूरिया को के बारे में जानते हैं ना थोड़ा बहुत तो आप? जी मैं जानता हूँ थोड़ा। यूरिया की बोरी जो है कितने केजी की आती है? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया सर। कितने कितने मैं कभी के बारे में अवेयर नहीं रहा सर। अच्छा, आप अवेयर नहीं है। चलिए मैं आपको दो योजनाओं के नाम बताऊंगा। एक पीएम किसान सम्मान निधि है, सुना है उसके बारे में? जी सुना है एक पीएम किसान मान धन योजना है, मान धन, सुना है? सर। सुना जरूर है, लेकिन अभी मैं रिकॉल किसान सम्मान निधि को रिकॉल कर पा रहा हूँ। सम्मान निधि में मुझे आप बताइए कि जो 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? सर 3 किस्तों में दिए जाते हैं सर, 2-2 हजार की 3 किस्तों में। 2-2 हजार की 3 किस्तें दी जाती हैं। चलिए ठीक है, ओके सर। मूल साहब कुछ हो तो पूछिए, नहीं कंक्लूड करते हैं। सर कथा और उपन्यास, कहानी और उपन्यास में क्या बेसिक अंतर क्या है? कहानी और उपन्यास में बेसिक अंतर सर, कहानी में एक ही कथानक होता है और उपन्यास में एक से अधिक कथानकों का आपस में गुंथन होता है। और कालक्रम का भी एक बड़ा अंतर है। कहानी में एक छोटा कालक्रम होता है और उसमें एक बड़ा कालक्रम को अपना विषय बनाया जाता है। लेखक की मानसिकता का क्या अंतर है? सर लेखक की मानसिकता में कहानी लिखते समय या छोटी कथा लिखते समय एक सटीक शब्दों में अपनी बात कहने का एक उद्देश्य रहता है सर। उसमें एक लंबी विवेचना से कथाकार हमेशा बचने की कोशिश करता है सर। जबकि उपन्यास में हर एक दृश्य को बहुत अच्छी विस्तार से बताने की कोशिश करता है और अपने पूरे लिखने के उद्देश्य को बहुत छोटे छोटे उद्देश्यों में विभाजित करके वो बताने का प्रयास पूरे उपन्यास के दौरान करता है। ठीक है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी कोई लेखक कहानी लिखता है तो वो भावावेश में लिखी जाती है, और जब भी उपन्यास लिखा जाता है तो उसमें
वो भावावेश ना होकर बहुत ही शांति के तरीके से लिखा जाता है, ठहराव होता है उसके अंदर। तो मुख्य अंतर यही माना जाता है, जैसा मैं जानता हूँ। तो अभी मैं आपका जो इंटरव्यू हुआ उसका रिव्यू देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपकी जो मुस्कुराहट, आपके आंसर, आपका जो सटीकता से जवाब दिया, ये सब चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी। और आपसे मुझे लगता है कि बाकी के लोगों को भी आपका ये जो इंटरव्यू है इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार से शब्द चयन और सावधानी पूर्वक जवाब देना, ये समझने वाली चीजें हैं। बाकी के लोगों को भी आपका इंटरव्यू मेरी तरफ से बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से करेंगे तो आप मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स जो आपके आने चाहिए तो वो आएंगे। लगभग जो मेरा सवाल था शायद वैक्सीन के आसपास आपका इंटरव्यू चले, ये सोच के मैंने उसी पे सवाल पूछे थे और आपके जवाब बिल्कुल सटीक थे। एक सवाल में थोड़ा सा आप मतलब नहीं बता पाए थे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब चीजें चलती है। कहानी कथा वाला शायद मैंने जो ये पढ़ा है तो इसको आप एक बार और देख लीजिएगा। बाकी का मेरी तरफ से बहुत अच्छा है इंटरव्यू है। रिव्यू आपका यही है कि आप इसी को मेंटेन रखिए। जी धन्यवाद, मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। हाँ बताइए अपने हिमांशु जी। जी सर। हाँ हाँ बताइए। ओवरऑल कृष्ण गोपाल जी आपका बहुत अच्छा रहा। आपका पॉजिटिव थे पूरे इंटरव्यू के दौरान। नहीं भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा था तो आपने बड़ी सहजता से जो है स्वीकार किया। और ओवरऑल अप्रोच आपकी बहुत अच्छी थी। एक वैक्सीन का ही जो प्रोसेस का क्वेश्चन आपसे पूछा था तो आपने ज़्यादा डीप नहीं जाके जो ऊपरी तौर पे स्टेप बताए वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है मेरे हिसाब से। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अब जो रणनीति आपने बनाई उस पर अडिग रहें। और एक ही आपको सलाह दूंगा कि जो आप है ना वही रहने की कोशिश करें। वहाँ अपन इंटरव्यू में अगर माइंड फ्रेम करके जाएंगे ना कि अगर ऐसा करना हमको ये करना ही है या इस तरह का जवाब देंगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव जाती है। आप तो बिल्कुल जैसे हो वैसे ही जाओ, माइंड को फ्री रख के। बाकी ऑल द बेस्ट। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू, मैं पूरा प्रयास करूंगा सर। हाँ सर बहुत अच्छा है, जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। होम्योपैथी और एलोपैथी में, आयुर्वेद और इसमें होम्योपैथी में मैं फर्क नहीं कर पाता हूँ, मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने आपने वो मुझे अच्छा सर। करेक्शन कर दिया था उसमें। हाँ तो ठीक है। जी जी। और तिलहन वाला जैसे मैंने क्रॉस क्वेश्चन इसलिए किए थे कि आपने बोला कि तिलहन उत्पादन में सबसे अग्रणी वो जिला है, तो इसलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन एक दो किए थे। और जी बाकी क्योंकि आपने हाँ, खेती मुझे की इस पे बात पता की होना इसलिए चाहिए मैंने था दो। सर, तिलक नगर में बोलते हैं तो मुझे पता होना चाहिए हाँ क्योंकि जब आप तिलहन बोलते हैं तो फिर आसपास की दो चार चीजें और पता होनी चाहिए कि भाई हम सबसे ज्यादा तिलहन उत्पादित करते हैं, तो और भी कोई आसपास के जिलों में कहीं होता होगा, वो भी दिमाग में। तो ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में पूछा है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है ना हाँ सर। बहुत अच्छा है। हाँ। किसान मानधन योजना और ये किसान सम्मान निधि तो एक जैसी स्कीम लगती है, कई बार पहले भी पूछा था, तो हाँ बाकी अंतर कोई क्या है सर कोई दोनों दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है सर। और हाँ बाकी आप दोनों में रिकॉर्डिंग अंतर सुन क्या है लेना, सर? आपको कोई सुधार का बिंदु लगता तो आप खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है हमारी तरफ जी से, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जो है वो ठीक है। जैसे अपने हिमांशु जी ने कहा वैसे रहना, बनावटी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा है सब। राजस्थानी भी काफी अच्छा बोला आपने, वो राजस्थानी तो अच्छे अप्रिशिएबल है बोले मुझे तो। हाँ। बड़ा अच्छा लगा सुन के राजस्थानी कि तो आप हाँ। बिल्कुल फ्लो में अच्छा बोल रहे हैं और एकदम सही मैसेज दिया, सटीक। आज आपका जो जवाब है पहले से काफी निखर के आ रहे हैं। आप सटीकता पे बिल्कुल फोकस कर रहे थे और आप अपने आप को रोक भी रहे थे। लास्ट में आपको ज्यादा आ रहा था लेकिन आपने अपने आप को, मुझे देखा कि 8-10 सवालों में आपने अपने आप को रोक लिया कि बस ये जवाब हो गया है, इतना सफिशिएंट है। और बिल्कुल अच्छा लग रहा था, वो बिल्कुल अच्छा लग रहा था कि हमें भी लग रहा था कि हाँ आपका जवाब हो गया पर रुक जाइए, और आपने खुद ने भी वो जवाब देने के बाद अपने आप को रोक लिया, तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ शॉर्ट आंसर बाबा रामदेव वाला इश्यू भी पे भी आपने ये ठीक ठाक आंसर वैसे कर दिया अपना। ज्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे ज्यादा नहीं बोलना है, तो बहुत अच्छा आपने हैंडल किया, हमें तो अच्छा हाँ लगा सर। और आप सेल्फ असेसमेंट के द्वारा आप खुद अपना जो भी आपको लगता है तो वो देख सकते हैं, अदरवाइज मूलसा ने बोल दिया हम लोगों ने, जो हिमांशु जी ने, सब अपनी तरफ से ओके है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अभ्यास करते रहेंगे अभी तो। थैंक यू सर। चलो आपने ये